गॉस के नियम का अनुप्रयोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गॉस के नियम का अनुप्रयोग इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। ठीक है ना। देखिए पहली बात तो आपको ये समझनी है, गॉस का जो नियम है, गॉस का नियम जो है किसी आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप सोच रहे थे कि गॉस के नियम का उपयोग क्या होगा, फ्लक्स निकाल क्यों रहे हैं, तो गॉस के नियम का उपयोग या फ्लक्स हम गॉस के नियम के अकॉर्डिंग किस लिए निकालते हैं। देखिए गॉस के नियम का उपयोग जो है किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सरलतापूर्वक ज्ञात करने के लिए हम गॉस के नियम का उपयोग करते हैं। अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो नॉर्मली हम फार्मूला लगाते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r², ये लगाते थे फार्मूला। ठीक है, ये बताइए कि अगर किसी बिंदु पर किसी आवेश के कारण, किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी हो तो इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E होती थी, जो वो E बराबर क्या होता था, अगर ये दूरी r है तो E बराबर क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r², ये होता था Q/r², इसके सहारा से निकालते थे। लेकिन एक बात बताइए कि अगर कहीं ऐसा हो जाए कि किसी छड़ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो इनके कारण r दूरी पर, इनके अक्ष पर r दूरी पर स्थित, ठीक है, इन r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी हो तो थोड़ा कठिन नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम गणना करें तो थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, क्योंकि आवेश एक समान रूप से वितरित है। कहीं ऐसा तो है नहीं कि बिंदु आवेश है, तो आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस छोटे से खंड के द्वारा इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, फिर उसके बाद से ऐसे छोटे छोटे खंडों के द्वारा जोड़ते जाएंगे और इस पूरी लंबाई के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करेंगे, गणना करेंगे ना, तो प्रोसेस जटिल हो जाएंगे। तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग हम इसीलिए पढ़ रहे हैं, गॉस के नियम का अनुप्रयोग हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इस पूरे छड़ के कारण, अगर इस छड़ पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो, किसी क्षेत्रफल वाली वस्तु पर, किसी चकती पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो, या फिर किसी आयतनिक वस्तु पर आवेश जो है एक समान रूप से वितरित हो, तो सरलता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकें, इसलिए हम गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब इसलिए हम गॉस के नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, गॉस ने जो अपना नियम दिया था, किसी सममित आवेश के कारण या किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना सरलता पूर्वक करने के लिए गॉस ने अपना नियम दिया था। ठीक है, तो गॉस के नियम से हम किसी भी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना सरलता पूर्वक क्या कर सकते हैं। यहाँ पर समझना ये है कि गॉस के नियम के द्वारा किस प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, सबसे पहला जो पॉइंट है वो इस प्रकार से है, किसी एक समान रूप से आवेशित, एक समान अलग अलग प्रकार की आकृतियों के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। यहाँ पर बात कर रहे हैं एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित किसी छड़ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान रूप से आवेशित किसी छड़ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कारण नहीं लिखें, एक समान रूप से आवेशित किसी छड़ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम ये देखेंगे, सबसे पहला ही पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि एक समान रूप से आवेशित किसी छड़ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक क्या था, एक समान रूप से आवेशित, ये देखिए ये एक समान रूप से आवेशित छड़ थे। कहीं ऐसा हो जाए कि कोई ऐसी चकती हो, आयताकार चकती हो कोई, जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो, तो इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की हमको बात करनी है। अभी तो फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, एक समान रूप से आवेशित छड़ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, मान लेते हैं कि एक समान रूप से आवेशित मेरे पास एक छड़ है। डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा।
ठीक है। एक समान रूप से आवेशित छड़ है, मान लेते हैं कि इस पर कुल आवेश की जो मात्रा है वो प्लस का क्यू है। कुल आवेश की मात्रा इस पर हमने क्या मान लिया, प्लस क्यू है। एक समान रूप से आवेशित छड़ है, इस पर कुल आवेश की जो मात्रा है वो कितनी है, प्लस क्यू है। ठीक है। इससे मान लेते हैं कि इससे क्या माने कि r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब इस चालक से, इस एक समान रूप से आवेशित किसी छड़ से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। किससे, r दूरी पर स्थित, r दूरी पर स्थित के बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो जब भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है, जब भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो, उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि उस जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, उस बिंदु से एक गॉसियन पृष्ठ ड्रा कर देते हैं। ठीक है। उस पृष्ठ से एक सममित गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। ऐसा पृष्ठ बनाएंगे जो इस छड़ के लिए क्या हो, सममित हो। तो इस छड़ के लिए सममित गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे तो गोला सममित गॉसियन पृष्ठ का कार्य नहीं कर पाएगा। इसके लिए कार्य कर पाएगा, जरा बताइए। गोला ऐसे बनाएंगे, गोला ऐसे बना दिए तो सभी जगहों पर सममित थोड़ी ना होगा। तो क्या चीज़, हाँ पूरा बड़ा बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन हम एक ऐसी आकृति बना रहे हैं। देखिए गॉसियन पृष्ठ, सममित गॉसियन पृष्ठ के लिए एक आकृति हम बना रहे हैं। बिल्कुल आपने सही पहचाना, बेलन बना सकते हैं। इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने के लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ बेलन के रूप का बना रहे हैं। समझिए हमने क्या बोला कि एक समान रूप से आवेशित कोई चालक है, L लंबाई का एक समान रूप से आवेशित कोई चालक है। ठीक है। तो ये L लंबाई का एक समान रूप से आवेशित चालक है। इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है। इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इस P बिंदु से हमने गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ कर लिया। गॉसियन पृष्ठ जो है ड्रॉ किया। गॉसियन पृष्ठ ऐसा होना चाहिए कि जो स्रोत है, स्रोत मतलब कि जो एक समान रूप से आवेशित चालक है, इस चालक से क्या होनी चाहिए, सममित होनी चाहिए, यानी इसके चारों ओर एकदम समान दूरी पर होना चाहिए। ठीक है। तो इसी के लिए हमने क्या किया कि बेलन का उपयोग किया। बेलन को कैसे रख दिया, तो बेलन को इस प्रकार से ड्रॉ किया कि हमारा जो छड़ है वो बेलन के अक्ष पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अक्ष पर। बेलन के क्या है, अक्ष पर स्थित है। तो अब ये जो P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी, अब इस गॉसियन से पृष्ठ से गुजरने वाला, सुनिए, इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसकी अगर गणना करें तो इस गॉसियन पृष्ठ गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होगा उसको ज्ञात करने के लिए पहले छोटे से भाग से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करेंगे, और छोटे से भाग से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करेंगे। फिर पूरे पृष्ठ का समाकलन कर लें, पूरे पृष्ठ का समाकलन कर ले तो इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना हो जाएगी। यही बात सोच करके मैंने इस पर एक छोटा सा भाग काट लिया और जिस पर P बिंदु स्थित है, और यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स अगर फाई है, फाई ई है, तो ध्यान से समझिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल रेखा ऐसे बाहर निकलेंगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो जाएगी। और ये जो क्षेत्रफलीय सदिश है इस तल के लंबवत, एक मिनट रुकिए, तो ये मान लेते हैं कि ये एक समान रूप से आवेशित छड़ है। ठीक है। अब इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब इससे हमने गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ किया। तो गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार से ड्रॉ किया कि बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ किया। तो जब हमने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ किया तो ये गॉसियन पृष्ठ जो होगा इस बेलन के अक्ष से होकर जाएगा। तो इस बेलन के अक्ष से होकर कैसे जाएगा, बताइए, एकदम मध्य में होगा, बेलन के अक्ष से होकर जाएगा। तो बेलन के ऐसे अक्ष से होकर के जा रहा है। ठीक है। अब इस पर क्या है कि बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु P है, दिख रहा है, यहाँ पर बिंदु P है, और इस P बिंदु पर हमने एक सूक्ष्म खंड ले लिया, एक सूक्ष्म खंड इस प्रकार से ले लिया। अब इससे वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी तो बाहर की ओर आएंगी, बल रेखाओं की दिशा ऐसे हो गई, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी यही होगी। ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेंगी, तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल इसके तल के लंबवत यही ना है, तल के लंबवत यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे, और इसके तल के लंबवत ये हैं, तो तल के लंबवत ऐसे हैं, तो इसके तल के लंबवत, इस क्षेत्रफल के तल के लंबवत क्षेत्रफलीय सदिश की दिशा होती है, तो इसके तल के लंबवत क्षेत्रफलीय सदिश की दिशा होगी, दोनों एक दूसरे के ही दिशा में होंगे, अनुदिश होंगे। ठीक है। दोनों एक दूसरे के अनुदिश होंगे। अब ध्यान से समझिए, बताइए साइड में फ्लक्स तो हमने निकाल लिया, अब साइड में सबका क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ के बराबर समाकलन कर देंगे। वक्र पृष्ठ के बराबर समाकलन कर देंगे तो इनके वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की गणना हो जाएगी।
हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। उसी प्रकार से इस ऊपर से निकलने वाला फ्लक्स और नीचे से निकलने वाला फ्लक्स, इसके जितने भी पृष्ठ होंगे उस सभी पृष्ठों से फ्लक्स गुजरेंगे। तो ऊपर से गुजरने वाले फ्लक्स और नीचे से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कर लेते हैं। तो ऊपर से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा ये जानने के लिए हम इस ऊपर क्या करेंगे, एक सूक्ष्म खंड लेंगे। इसके ऊपरी भाग पर क्या करेंगे, सूक्ष्म खंड लेंगे। तो इसके ऊपरी भाग पर एक सूक्ष्म खंड लिए, जितना ऊपर से फ्लक्स गुजरेगा उतना ही तो नीचे से गुजरेगा, क्योंकि दोनों वक्र पृष्ठ दोनों ये जो है दोनों सिरे क्या है, एक समान है। जब दोनों सिरे एक समान है बेलन के, तो ऊपर से जितना फ्लक्स गुजरेगा उतना ही नीचे से। तो हम ऊपर से गणना कर लेते हैं और सेम टू सेम ऐसे नीचे का मान लेंगे। तो ऊपर से फ्लक्स की गणना करेंगे तो वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ऐसे है। और यहाँ पर क्या है कि वैद्युत क्षेत्रफली सदिश की दिशा क्या होगी, इस तल के लंबवत होती है ना, बाहर की ओर होती है, अंदर की ओर नहीं होती है। किधर होती है, बाहर की ओर होती है। तो इस क्षेत्रफली सदिश की दिशा तल के लंबवत ऊपर की ओर हो जाएगी और वैद्युत बल रेखा ऐसे गुजरेंगी, यहाँ से होकर के गुजरेंगी और इसके लंबवत क्षेत्रफली सदिश की दिशा हो गई। तो वैद्युत बल रेखा ऐसे गुजर रही है और क्षेत्रफली सदिश की दिशा जो होती है वो तल के लंबवत हो गई। आ रही बात समझ में। तो क्षेत्रफली सदिश की दिशा तल के लंबवत हो गई और ये इनसे होकर के गुजर रहे हैं, ठीक है। इनसे होकर के क्षेत्रफली सदिश की दिशा लंबवत और वैद्युत बल रेखा ऐसे गुजर रही है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे हो गई, ठीक है। इनके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। बोलिए। तो हम अब फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लक्स की गणना करेंगे, यहाँ पर फ्लक्स की गणना करेंगे और दोनों फ्लक्स की गणना करके जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना हो जाएगी, ठीक है। एक छोटे से भाग के नहीं, इस छोटे से भाग के कारण नहीं, केवल इस पूरे सिरे के कारण, अनुप्रस्थ काट के कारण गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करेंगे। तो समाकलन कर लेंगे इनका और इस पृष्ठ पर, इस वक्र पृष्ठ के इस छोटे से भाग के कारण नहीं, इस पूरे वक्र पृष्ठ के कारण गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करेंगे और गणना करके इनका समाकलन कर लेंगे हम। क्या मतलब छोटे से पृष्ठ के कारण गणना करके पूरे पृष्ठ का क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकल जाएगा और संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना हो जाएगी। तो दोनों फ्लक्स को जोड़ देंगे जो सिरों से निकल रहे हैं, और क्या है, जो सिरों से निकल रहे हैं फ्लक्स उसको और जो वक्र पृष्ठ से निकल रहा है फ्लक्स उसको, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या होगा कि इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण फ्लक्स की गणना हम क्या कर सकते हैं। बोलिए, सारी बातें समझ में आ रही हैं। किसी रेखा में आवेश एक समान रूप से वितरित हो या किसी छड़ पर, किसी तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो उनके घनत्व को उस आवेश के घनत्व को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व को निकालने का तरीका क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व जो होता है, रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। आपको बात याद आ रही है? रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। टूल्स में हमने आपको पढ़ाया रेखीय आवेश घनत्व के बारे में, ठीक है, टूल्स में। तो रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। अगर यही क्षेत्रफली आवेश घनत्व होता, कोई क्षेत्रफल वाली वस्तु होता जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित होते, तो क्षेत्रफली आवेश घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और उसी प्रकार से अगर हमारे पास आयतन वाली कोई वस्तु होती है और उस पर आवेश एक समान रूप से वितरित होते, तो आयतनिक आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर क्या होता था, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता था, रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर क्या होता था, आवेश बटा लंबाई, यानी एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते थे, रेखीय आवेश घनत्व कहते थे। तो आवेश बटा लंबाई हो जाएगा, यानी आवेश Q और बटा लंबाई L हो जाएगा। यहाँ से अगर Q की बात करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा L हो जाएगा। बोलिए, इतनी बात आप समझ रहे हैं? Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा L हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गॉसियन पृष्ठ या बेलन के, ऐसे लिख देते सीधे डायरेक्ट, बेलन के सिरों से होकर गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई, ठीक है। बेलन के सिरों से होकर गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई, या फाई ई मान लीजिए या फाई E1 मान लीजिए, ठीक है। होगा, ध्यान से देखिए कि फाई E1 बराबर E डॉट क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर हो जाएगा। बोलिए,
होगा कि नहीं होगा? यहाँ से अगर फाई ई की बात करेंगे, डी फाई ई होगा, समझ रहे ना, सूक्ष्म फ्लक्स गुजरेगा। संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो टोटल फ्लक्स गुजरेगा। तो ठीक है, तो डी फाई ई की बात करेंगे, डी फाई ई वन बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से ई रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा और इतना बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और यहाँ से डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? डी फाई ई वन बराबर क्या हो जाएगा? ई ऐसे रह जाएगा और डी ए ऐसे रह जाएगा, और cos 90 का मान क्या होता है? 0। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई वन बराबर 0। तो इनसे होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो गया? 0 हो गया। तो इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स अगर शून्य हो गया, तो इस पूरे पृष्ठ के कारण, इस पूरे सिरे के कारण, अगर एक सिरे के कारण गुजरने वाला फ्लक्स अगर एक छोटे से भाग, देखिए ध्यान से समझिए, इस छोटे से भाग के कारण जो गुजरने वाला फ्लक्स है अगर शून्य है, तो इस पूरे सिरे के कारण गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा कि नहीं? छोटा छोटा खंड काटेंगे, 0 0 0 0 0 0 आएगा। तो इस संपूर्ण पृष्ठ के कारण गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई वन मान लेते हैं। तो फाई ई वन बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं बात करूं बिंदु P से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, बिंदु P से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, बिंदु P से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, बिंदु P को हमने क्या किया है? एक छोटे से खंड में काटा है जिसका क्षेत्रफल dA है। तो इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स जो है, अगर फाई E2 मान लें, क्या मान लें? फाई E2 मान लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फाई E2, डी फाई E2, क्योंकि छोटे से खंड में माना है हमने, तो डी फाई E2 बराबर क्या होगा? वेक्टर E डॉट dA। बोलिए यही होगा। और यहाँ से डी फाई E2 निकालेंगे, डी फाई E2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस 0 डिग्री। और यहाँ से क्या हो जाएगा? डी फाई E2 बराबर क्या हो जाएगा? ई और डी ए। बोलिए इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, बोलिए हो जाएगा ना? डी फाई E2 बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू डी ए। अगर मैं बात करूं, अभी तो एक छोटे से खंड के कारण है, ये किसके कारण है? डी फाई E2 क्या है? इस सूक्ष्म खंड के कारण, इस सूक्ष्म खंड के कारण बिंदु P से होकर गुजरने वाला फ्लक्स है। एक बात समझिएगा, इस छोटे से खंड के कारण बिंदु P से होकर गुजरने वाला फ्लक्स है। ये बहुत ध्यान से समझने योग्य बात है। एक एक बात को मैं पकड़ के लेकर चल रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर ये आपका अक्ष है, अगर ये मतलब कि आपका आवेशित चालक है, तो जितने दूरी पर इधर P बिंदु होगा, उतने ही दूरी पर इस कहीं भी P बिंदु हो सकता है। यहाँ P बिंदु, यहाँ P बिंदु, यहाँ P बिंदु, ऐसे सभी दूरी पर सममित दूरियाँ हैं ना। ये जो गॉसियन पृष्ठ बनाया है सममित बनाया है, तो गॉसियन पृष्ठ बनाया तो सममित बनाया है, तो जैसे P बिंदु यहाँ पर है वैसे P बिंदु यहाँ भी हो सकता है। दूरी वही रहेगी r, इसकी रेडियस वही रहेगी, त्रिज्या वही रहेगी, तो सबसे समान दूरी पर होगा बिंदु P। ठीक है, तो एक जगह पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लिए इस बिंदु P पर, तो ऐसे ही बिंदु P कहीं भी रहे, इस पूरे वक्र पृष्ठ पर कहीं भी बिंदु P रहे, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही आएगी। तो सबका क्या कर ले? हम समाकलन कर लें। तो सबका समाकलन कर ले, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखते हैं संपूर्ण वक्र पृष्ठ के कारण गुजरने वाला फ्लक्स संपूर्ण, अगर वक्र पृष्ठ के कारण गुजरने वाले फ्लक्स की बात करें, तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ के कारण गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? डी फाई E2 हो जाएगा बराबर, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन कर दिए, ऐसे संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन ऑफ ई डी ए हो जाएगा। ठीक है, डी फाई E2 का समाकलन करेंगे तो फाई E2 हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स में कितना हो जाएगा? फाई E2 हो जाएगा। डी हट जाएगा ना, सूक्ष्म भाग के लिए फ्लक्स था, अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए गुजरने वाला फ्लक्स है, तो फाई E2 हो गया। अब इसका समाकलन करेंगे तो ई तो कांस्टेंट है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत बल रेखा उतनी ही गुजरेंगी, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इनका समाकलन हो जाएगा पृष्ठ का डी ए का,
इन पृष्ठ का हमने क्या कर लिया, समाकलन कर लिया। और जब इस पृष्ठ का समाकलन कर लिया तो फाई E2 बराबर क्या हो जाएगा, ई ऐसे रहने देते हैं और फाई DA, इसका DA का मतलब वक्र पृष्ठ का समाकलन। और वक्र पृष्ठ कितना होता है, वक्र पृष्ठ कितना होगा, किसी बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा वो कितना होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH, यही होता है। और ये जो अगर ये H हो तो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, ठीक है, अगर ये H हो तो 2 पाई RH वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई RH होता है। और चूंकि हमने इसको यल माना है तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई RL हो जाएगा ना। तो DA का समाकलन करेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएंगे, 2 पाई RL के बराबर होंगे। बोलिए होंगे कि नहीं, होंगे ना। चूंकि बेलन का, यहाँ लिखते हैं हम, चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ जो होगा वो 2 पाई RL है, अर्थात समाकलन ऑफ DA बराबर 2 पाई RL, ठीक है, अर्थात समाकलन ऑफ DA बराबर 2 पाई RL, ठीक है। तो 2 पाई RL हो जाएगा तो फाई इसका समाकलन के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई RL रख सकते हैं ना। तो कुल फ्लक्स क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो कुल फ्लक्स को अगर फाई E मान लेते हैं तो फाई E बराबर फाई E1 प्लस फाई E2, बोलिए। तो फाई E बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस E2 को क्या लिख सकते हैं, E2 को क्या लिख सकते हैं, हो जाएगा यहाँ से गॉस के नियम से भाई गॉस के नियम का अनुप्रयोग जानना है ना हमको। तो गॉस के नियम से बात करेंगे तो फाई E बराबर क्या होता है, गॉस ने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना होता है, 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो Q अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2 पाई RL, बोलिए हो जाएगा। यहाँ से E की बात करेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा कि E बराबर यहाँ से बात करेंगे तो Q बटे क्या हो जाएगा, 2 पाई, ये पूरा इधर चला जाएगा तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL, बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए इतना हो जाएगा ना। और यहाँ से E की बात करेंगे तो E बराबर ऐसे रख सकते हैं क्या, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q अपान क्या रख सकते हैं, RL रख सकते हैं, बोलिए। यहाँ से इतना रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, अभी ये फार्मूला नहीं हुआ है, इतना रख सकते हैं ना। अभी मेरे पास जगह, देखिए इसको अलग कर लिए, इन तीनों को बस अलग रख लिए 1 अपान करके, ठीक है। और Q अपान क्या हो गया, RL हो गया। अब यहाँ से दिमाग लगाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब मैं ऊपर लिखता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर 2 का गुणा कर दे क्या ऊपर नीचे, अभी आपको खुद पता चल जाएगा क्यों 2/2 का गुणा कर रहे हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाना चाहते हैं क्योंकि हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, हमको 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं पता है। बार बार अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान रखेंगे तो हमें डिस्टर्बेंस होगा, तो एक जैसा मान कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2/2 का गुणा कर लेते हैं तो 4 पाई अपन क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो 2/2 का गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन होगा जी, समान संख्या का अंश और हर में गुणा करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या है, Q बराबर क्या है, हमने यहाँ पर निकाला है लैम्डा एल, तो Q बराबर लैम्डा एल होगा। तो Q के जगह पर क्या रख देंगे, लैम्डा एल अपान क्या हो जाएगा, Q के जगह पर रखा है हमने RL, तो RL हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि Q बराबर लैम्डा एल, बोलिए हो गया जी। चूँकि Q बराबर लैम्डा एल होता है तो हमने Q बराबर लैम्डा एल रख दिया। ये बताइए कि अब यहाँ से E बराबर बात करेंगे तो 2 का गुणा इसके साथ कर देते हैं, यल से पहले यल कट जाएगा, ठीक है। 2 का गुणा वहाँ कर दिए तो ये बचेगा, 2 का गुणा होगा 2 दूनी 4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कर देना कि एक बार 2/2 का गुणा किया तो एक बार 2 से 2 काट देना, नहीं
कोई फ़ायदा है? तो इस गुणा किए हैं इसलिए ताकि यहाँ पर 4 पाई एक्साइलन नॉट हो जाए, तो यहाँ पर 1/4 पाई एक्साइलन नॉट हो गया और इसके जगह पर 2 लैम्डा अपान क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इस एक समान रूप से आवेशित किसी क्षण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो कितने के बराबर होगी, ई बराबर 1/4 पाई एक्साइलन नॉट 2 लैम्डा अपान आर के बराबर होगी। सारी बात समझ में? तो इस आवेशित चालक के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो कितने के बराबर होगी, 2 लैम्डा अपन आर के। अब इसके अंदर देखना चाहते हैं, इसके अंदर देखना चाहते हैं तो फिर यहाँ से गॉसियन पृष्ठ ड्रा कर देंगे हम, है कि नहीं। अब छोटा सा क्या होगा कि पतला बेलन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक छोटा सा बेलन ड्रॉ कर देंगे, पतला बेलन, ठीक है। अच्छा, इससे और दूर पर ज्ञात करना होता तो और बड़ा क्या करते कि बेलन ड्रा करते, गॉसियन पृष्ठ इससे और बड़ा ड्रा करते थे। प्रत्येक स्थिति में इसी के बराबर मान आते, प्रत्येक स्थिति में इसी के बराबर मान आते, तो प्रत्येक स्थिति में इसके बराबर मान आते, तो ये जो हो जाएगा आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अब डायरेक्ट अब किसी बेलन के कारण एक समान रूप से आवेशित किसी चालक के कारण, एक समान रूप से आवेशित किसी चालक के कारण अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो हमको इस बात की आवश्यकता नहीं है कि इसके कारण निकाले फिर इसके कारण, ये तो बिंदु आवेश नहीं है, इतना सोचने की हमको आवश्यकता है नहीं। डायरेक्ट इस फार्मूले का उपयोग करेंगे क्योंकि चालक पर एक समान रूप से आवेश वितरित है तो इसका आवेश घनत्व निकाल लेंगे और आवेश घनत्व को रख देंगे। डायरेक्ट इस फार्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं।